कैसे होती है। देखिए, आप हमारे पास आए, आपने हमें एक एप्लीकेशन दी, या फिर हम मान लेते हैं एप्लीकेशन नहीं दी गई, हम किसी कोई ड्रग्स का केस ही लेके चल लेते हैं फॉर एन एग्जाम्पल। कोई आदमी हमने नाके में पकड़ा, उसकी जेब में हमें कोई नशा मिला, ठीक है जनाब जी, पर्चा लग गया उसके खिलाफ, पर्चे के बाद इन्वेस्टिगेशन होती है। देखें, बड़े सारे लोगों को लगता है कि पुलिस जो है वो इन्वेस्टिगेशन में इस लोग बंदे को डाल दिया, इसको निकाल दिया, उसका देखें प्रोसीजर क्या होता है, आप लोगों को पता होना चाहिए। अगर किसी के खिलाफ इन्वेस्टिगेशन हो रही है, सबसे पहले क्या होगा, तो चेयर मंगवा दो ना। हाँ जी, सबसे पहले ये देखा जाएगा कि उस बंदे के खिलाफ एविडेंस क्या है। जैसे सपोज कीजिए आपने अपने पड़ोसी के खिलाफ एप्लीकेशन दी कि जनाब इसमें फलानी जगह पे लड़ाई हुई, ये 10 बंदे आए, 10 बंदों ने मिलकर मुझे मारा। बड़ी बार हम जब उनकी लोकेशन, जिसे हम कहते हैं ना टावर लोकेशन, आप लोग सिंपल टर्म्स में कहते हैं, अगर हम वो निकालते हैं 10 में से 6 लोग तो वहाँ मौजूद ही नहीं होते हैं। फिर कंप्लेनेंट आके कहता है जनाब इसको पुलिस ने बाहर क्यों निकाल दिया, क्यों इसलिए निकाल दिया कि कल को अगर हम उसको उसके खिलाफ अगर हम जुर्म प्रूव कर देंगे किसी के बयानों पर, कोर्ट हमारे सिर पे छितर मारेगी कि भाई ये क्या है, ये आदमी जो वहां नहीं था। तो कोई भी केस जो है जुर्म के अलावा उसको सबूत चाहिए, उसको गवाह चाहिए। अगर और सबूत जो है, इस कानून में एक नई चीज ऐड हुई है कि जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस है, फोटो है, वीडियोग्राफी है, उनको ज्यादा तवज्जो दी गई है, क्योंकि जमाना जो है इस तरीके से बदल रहा है कि इन चीजों की वैल्यू बढ़ती जा रही है। आप देखें, अगर किसी ने बोला कि अगर आप कहते हैं कि इन्होंने मुझे उस चौक में 2 बजे मारा, और आपके साथ में 4 आदमी और खड़े हैं, वो कहते हैं जनाब हम सब ने देखा, और इन भाई साहब की जो लोकेशन है वो उस दिन जम्मू में आती है, तो कोर्ट क्या आपकी बात मानेगी या वो इसकी लोकेशन को ज्यादा मानेगी, क्योंकि सच्चाई उसमें है ना। तो ये चीज भी आपको समझनी है कि कैसे कानून चेंज हो रहा है और क्या जरूरत पड़ी इन चीजों की। अब हम कुछ ना डिटेल की चीजें कुछ डिस्कस करते हैं कि नए कानून में क्या नई चीजें आई। देखें, जो पुराना कानून था उसमें कुछ कमियां थी, नए कानून की जरूरत क्या पड़ी। ये आप एक कॉलम पढ़ रहे होंगे, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम। कोई समझता है कि ऑर्गेनाइज्ड क्राइम क्या है? एनीवन? आपने सुना होगा आजकल वो अखबारों में आता है कि एक गैंग के बंदे ने दूसरे गैंग के बंदे को गोली मार दी। जम्मू में हुए थे 1-2 इंसिडेंट। कोई ये जो यंगस्टर्स हैं हमारे, आपको पता है ये गैंगबाजी ये क्या है, ये गैंग कल्चर क्या है? एनीवन? वो पीछे बैठे हैं, बोल दो भाई, किसी को आइडिया है? किसी को आइडिया है? देखिए, आजकल क्या हो रहा है कि कुछ क्रिमिनल मेंटालिटी के लोग अपनी एक ऑर्गेनाइजेशन बना लेते हैं। लेट्स सपोज कि मैं किसी जमाने में छोटा मोटा कोई ड्रग डीलर बन गया, उसके बाद मैंने अपने साथ कुछ 10-15 लोगों को जोड़ लिया, उनको मैं ड्रग्स देता था, मैं उनको बोलता था कि भाई आप आगे जाके ड्रग्स को बेचो। फिर उसके बाद क्या हो गया कि हमने कोई हथियार भी ले लिया ताकि कोई दूसरा आदमी हमारे एरिया में जहां हम रहते हैं वहां ड्रग्स ना बेच सके, दबदबा बन गया। फिर उसके बाद कोई जमीनों के मसलों में पड़ने लग पड़े। मतलब सारे गलत काम जब एक कोई ऑर्गेनाइजेशन टाइप बन के कोई एकजुट होकर लोग मिलकर गलत काम करने लग पड़ते हैं ना, 2 नंबरी काम जिसे हम कहते हैं, वो हो गया ऑर्गेनाइज्ड क्राइम। तो जो पुराना जो कानून था उसमें ऑर्गेनाइज्ड क्राइम डिफाइंड नहीं था, मतलब इंडिविजुअल मेंबर डिफाइंड था कि भाई अगर इन्होंने जुर्म किया, इन्होंने किया उनको उसकी अपनी सजा है। लेकिन इसमें पहली बार जो गैंग्स वगैरह हैं उनकी डेफिनेशन आई है और ऑर्गेनाइज्ड क्राइम को डिफाइन किया गया है, उसकी सजाएं अलग से डिफाइन की गई। ठीक है जी। टेररिज्म जो है वर्ड, दहशतगर्दी, इसका पहले कानून में जिक्र नहीं था। टेररिज्म के लिए अलग कानून जरूर है, अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट, यूएपीए हम उसको कहते हैं, वो बड़ा सख्त कानून है। लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है कि दहशतगर्दी का कानून होने के बावजूद भी इसमें भी एक सेक्शन ऐड कर दी गई है। यूएपीए में बेसिकली क्या था कि आपको किसी दहशतगर्द तंजीम का हिस्सा होना है तो ज्यादा सजा थी। इसमें क्या है कि आपको किसी तंजीम का हिस्सा होने की जरूरत नहीं है। कोई अगर अपने लेवल पे ही कोई इंसान कोई दहशतगर्दाना कोई हरकत करता है उसको भी सजा मिल सकती है इस कानून में।
जरूरी नहीं है कि वो किसी तंजीम का हिस्सा होगा, ये होगा। कई बार क्या होता था कि हम बंदे को पकड़ लेते थे, उससे हथियार भी मिल जाते थे, लेकिन हम ये नहीं साबित कर पाते थे कि ये किस तंजीम का हिस्सा है, तो वो उतनी सजा नहीं उसको मिल पाती थी, क्योंकि वो किसी बैंड ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा नहीं होता था। अब उस चीज की जरूरत नहीं है। अगर आपने कोई दहशतगर्दाना हरकत की है तो सजा आपको मिलेगी, सख्ती बढ़ी है। मॉब लिंचिंग, ये आपने सुना होगा। मॉब लिंचिंग किसी को आइडिया है? कहीं पे कोई गाड़ी जा रही है, दूसरी उसने किसी को मार दिया, किसी बच्चे को मार दिया, लोगों ने मिलकर उस गाड़ी वाले को मार दिया, या कोई किसी की लड़की भगा के ले गया, कोई एक इंटर कम्युनिटी हो गया, इंटरकास्ट हो गया, लोगों ने मिलकर उसको मार दिया। ये बड़े सारे इंसिडेंट होते रहते हैं, तो उसको भी क्रिमिनलाइज किया गया। पहले उसकी कोई पर्टिकुलर सेक्शन नहीं थी, पर्टिकुलर सजा नहीं थी, लेकिन देखते इन चीजों को मतलब बढ़ावा ना मिले, इसलिए ये मॉब लिंचिंग को भी क्रिमिनलाइज किया गया है। मतलब ये कुछ मेजर चीजें हैं, थोड़ी सख्तियां बढ़ी हैं। 33 ऐसे जुर्म हैं जिनके लिए जो सजाएं हैं वो बढ़ाई गई हैं। जो जब कोर्ट में जब सजा मिलती है, जब फाइनल फैसला हो जाता है 1 साल 2 साल 3 साल की सजा, वो सजाएं बढ़ी हैं। अच्छा, एक और चीज हुई है, पहले जो कानून था इंडियन पिनल कोड, उसमें 511 सेक्शन थे, अब उनको कम कर दिया गया। बड़े सारे सेक्शंस जो फालतू के थे, जिनकी जरूरत नहीं थी, उनको दूसरे सेक्शंस के साथ क्लब करके 352 सेक्शंस कर दिए गए हैं। एक और चीज ऐड हुई है, कम्युनिटी सर्विस। पहले ये नहीं था। पहले क्या होता था कि या तो आदमी को सजा मिलेगी या छोड़ दिया जाएगा। अब क्या है, कुछ कोई छोटे छोटे जो ऑफेंसेस है, पेटी ऑफेंसेस, छोटा मोटा लड़ाई झगड़ा, उसके लिए कम्युनिटी सर्विस पता क्या चीज है कि सजा क्या देगी किसी बंदे को, कोर्ट बोलेगी ये कोर्ट की सजा है, पुलिस सजा नहीं देती है, कोर्ट देती है। जनाब आप जाइए फलाना अनाथ आश्रम में, वहां पे 20 दिन आप बुजुर्गों की सेवा कर, ये आपकी सजा है। ये पहले अपने वेस्टर्न कंट्रीज में, अमेरिका, यूरोप, वहां होता था। हमारे कानून में भी ये चीजें इंट्रोड्यूस की हैं। ये पहले कानून में भी ये चीज थी, लेकिन इसमें इन्होंने एक्सप्लिसिटली डिफाइन की है कि 90 दिन के अंदर अंदर केस का डिस्पोजल, जो तफ्तीश है, वो खत्म करनी है। ये इस कानून ने सीधा सीधा बोला है। पहले कानून में भी था, लेकिन उसमें सीधा मेंशन नहीं था, बट इसमें है कि सीधा सीधा आपको तफ्तीश जो है वो टाइम पर खत्म हो। अच्छा, एक और चीज है, इलेक्ट्रॉनिक एफआईआर। ये अगर कोई कंप्लेनेंट, जो हर थाने का एक नंबर होता है, एक ऑफिशियल नंबर होता है, अगर कोई कंप्लेनेंट अपनी कोई कंप्लेंट को, वो थाने अगर नहीं जा सकता, वो व्हाट्सएप पे भी अपनी कंप्लेंट लिख के प्रॉपर भेजता है, अपनी आइडेंटिफिकेशन के साथ, अपना आधार कार्ड हो गया या आईडी प्रूफ हो गया, वो अगर भेजता है साथ में कि जनाब ये मेरी कंप्लेंट है, मैं थाने नहीं आ सकता, आप इस कंप्लेंट को एंटरटेन करें, तो उस पर भी आपका पर्चा जो है वो रजिस्टर हो सकता है। इसमें लोगों के लिए बहुत बड़ी सहूलियत है। एक और चीज है, जीरो एफआईआर। जीरो एफआईआर, किसी को इल्मियत है जीरो एफआईआर क्या बुला है? देखिए, जीरो एफआईआर क्या होता है, अगर कोई जुर्म हुआ, अगर कोई इंसिडेंट हो गया, कुछ भी हो गया, आपको पर्चा लगवाने जाना है थाने में, ठीक है? आपने ये सुना होगा कि जिस थाने की हद में ऑफेंस हुआ है वहीं पे पर्चा लगेगा, ठीक है ना? अब कोई लड़ाई झगड़ा दराल में हुआ, वो पर्चा लगाने थाना मंडी तो नहीं आएगा ना। कोई लड़ाई झगड़ा रजौरी में हो गया, वो पर्चा लगाने थाना मंडी तो नहीं आएगा ना, जम्मू तो नहीं जाएगा ना। लेकिन एक्स्ट्राऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस में, ये पहले भी था, लेकिन अब ये क्लियर डेफिनेशन इसकी आ गई है। लेट्स सपोज मैं किसी ऐसी जगह पे रहता हूं कि मैं यहाँ नहीं आ पाता, मैं यहाँ से जा रहा हूँ, कहीं पर मेरे पीछे गुंडे पड़ गए, उन्होंने मुझे मारा, मैं भाग के जम्मू चला गया, रोड से जा रहा था, गुंडे पड़े, जम्मू जाके मुझे थोड़ी होश आई, मैंने अपने आप को बचाया, वहां जाके मुझे लगा कि मुझे पर्चा लगवाना चाहिए, तो कानूनन मैं किसी भी थाने में जाके वो रिपोर्ट दर्ज कर सकता हूँ। उस थाने ने उस रिपोर्ट को, जिस थाने की हद में ऑफेंस हुआ है ना, अगर थाना मंडी में हुआ, रजौरी में हुआ, नौशहरा में हुआ, उन्होंने उस रिपोर्ट को उस थाने को भेजना है। पर्चा उसी में लगेगा, उसी थाने में लगेगा जहां पे ऑफेंस हुआ है, लेकिन आप किसी भी जगह जाके रिपोर्ट कर सकते हैं। इसको जीरो एफआईआर इसलिए कहते हैं कि जिस थाने में आप रिपोर्ट करेंगे ना, उस थाने में उसका एफआईआर नंबर नहीं लगेगा। मतलब ऐसा नहीं है कि उनके एफआईआर 42 था तो आपके वाला 43 मानेंगे, उनके एफआईआर उतने ही रहेंगे, वो खाली आपकी रिपोर्ट को इस थाने को फॉरवर्ड कर देंगे जहां पे वो जुर्म हुआ था, फिर वो थाने
ठीक है, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। कभी मजबूरी पड़ जाती है किसी इंसान को, कभी मजबूरी पड़ जाती है, कोई बार इंसान नहीं आ पाता, तो आप किसी दूसरी जगह पे जाके भी अपना 0 FIR जो है लगवा सकते हैं। पहले कानून में भी था, लेकिन इसमें उन्होंने सीधा सीधा डिफाइन कर दिया है कि इसको सिंपल कर दिया है प्रोसीजर। क्योंकि पहले कानून में बोल था तो पुलिस वालों को भी बड़ी कंफ्यूजन रहती थी, तो ये दिक्कत दूर की है लोगों के लिए। अच्छा, ये आपने सुना होगा पुलिस कस्टडी या पुलिस रिमांड हम कहते हैं। जब हम किसी को गिरफ्तार करते हैं तो 15 दिन तक हम उसको पुलिस कस्टडी में रख सकते हैं तफ्तीश के लिए। वो कोर्ट से लेनी होती है हमने परमिशन। पहले 24 घंटे जो होते हैं पुलिस के अपने होते हैं। 24 घंटे के बाद अगर पुलिस को लगे कि इसको छोड़ देना है तो पुलिस इसको छोड़ सकती है। अगर लगे कि इसको और देर कस्टडी में रखना है पूछताछ के लिए, जैसे अगर किसी ने कोई चोर पकड़ा जाता है, वो कई बार 7-8 दिन घुमाता रहता है। वो बोलेगा जनाब मैंने चोरी का सामान इधर रखा है, उधर लेके जाओगे कुछ नहीं मिलेगा। फिर दूसरे दिन वो बोलेगा इधर रखा है, उसको 5-6 दिन लगते हैं। तो फिर कोर्ट से परमिशन लेनी पड़ती है, जनाब इसको हम कस्टडी में रखें। तो अभी तक क्या था कि 15 दिन के लिए आप कस्टडी ले सकते थे, लेकिन नए कानून में कुछ सीरियस ऑफेंसेस के लिए, सीरियस हीनियस क्राइम हो गया, मर्डर हो गया, रेप हो गया, 90 दिन तक के लिए आप कानूनी कस्टडी में रख सकते हैं बंदे को तफ्तीश के दौरान। तो कानून ने सख्ती को बढ़ाया है, सख्ती जो है बढ़ी है। यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, मैंने आपको पहले बताया था कि टेक्नोलॉजिकल चीजों को बढ़ावा दिया गया है नए कानून में। ये हम बात कर रहे थे अब ना, दो तरह के एविडेंस होते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी एविडेंस। ज्यादा मैं लंबी चौड़ी बात नहीं करूंगा, ये कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करूंगा। मैं आपको सिंपल बताऊंगा कि पहले जो है वीडियो, या किसी ने कोई जुर्म की वीडियो बना ली, कोई फोटो बना ली, कोई लड़ाई झगड़ा हो रहा है, किसी बंदे ने वीडियो बना ली, उसको इतनी तवज्जो नहीं दी जाती थी, बयानों को तवज्जो दी जाती थी। लेकिन अब कोई भी इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल एविडेंस है, कोई कागज है, कोई डॉक्यूमेंट है, कोई वीडियो है, कोई फोटो है, उसको भी उतनी ही तवज्जो दी जाएगी जितनी की बयानों को दी जाती है। ठीक है जनाब। पहले ज्यादा कोशिश रहती थी पुलिस की कि जनाब कोई 2 गवाह लेकर आओ। अगर आप गवाह नहीं लेकर आ पा रहे, आप कोई वीडियो है आपके पास, कोई फोटो है, आप वो भी लाके दे सकते हैं पुलिस को कि जनाब ये प्रूफ है हमारे पास। वो कोर्ट की मर्जी है, उसको कंसिडर करे ना करे, बट हम उसको कोर्ट को पेश करते हैं। ठीक है जनाब। अच्छा, ये एक चीज उन्होंने की है, जैसे रेप और मर्डर के केस में इन्होंने थोड़ा सा स्ट्रिंजेंट किया है कानून को। अब ये है कि अगर कोई रेप विक्टिम है, उसकी स्टेटमेंट को रिकॉर्ड करने की प्रोविजन रखी है, ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग, ताकि जो बंदा जिसने जुर्म किया है उसको ज्यादा से ज्यादा सजा मिल पाए। अच्छी बात है। ये मैंने बता दिया, ये मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। ये एक चार्ट सा बनाया सिंपल सा, इसमें आपको समझ आ जाएगा कि किन किन चीजों में ज्यादा फोकस है। जैसे जो क्राइम अगेंस्ट वुमेन एंड चिल्ड्रन है, जो औरतों के खिलाफ जो क्राइम है, जिसमें आपका डोमेस्टिक वायलेंस हो गया या सेक्सुअल वायलेंस हो गया, उसमें जो सजाएं हैं वो ऐड हुई है। देखें, पहले क्या, इसमें एक नया चैप्टर ऐड हुआ है, क्राइम अगेंस्ट वुमेन, औरतों के खिलाफ जो जुर्म है उसका एक नया चैप्टर ही ऐड हो गया। ठीक है जनाब। देखिए एक चीज है इसमें, अगर कोई आदमी बच्चों को किसी जुर्म में जोड़ता है, उसके लिए भी सजा बढ़ाई गई है। बच्चों को जुर्म में जोड़ना हो गया, जैसे ज्यादातर हो गया ड्रग्स के केस में। हमने जम्मू में देखा है कि एक बंदा ड्रग्स बेचता है, वो क्या करेगा, गाड़ी में कोई आएगा उसको फोन करेगा जनाब मुझे इतना चिट्टा चाहिए, वो खुद नहीं आएगा, वो क्या करेगा, छोटे से किसी 8-10 साल के बच्चे को चिट्टा पूड़ी देगा या नशे की पूड़ी देगा, बोलेगा जहाँ गाड़ी पे उस बंदे को पकड़ा के आ जाए। बच्चे को कोई पता नहीं है, और आप बच्चे को पकड़ भी लोगे, पकड़ ही नहीं सकते। पहले तो बात है, जो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट हमारा कहता है 18 साल से कम जो बच्चे हैं उनको आप पकड़ नहीं सकते। और अगर उनसे आपने, अगर किसी 16-18 से कम साल बच्चे ने अगर मर्डर तक कर दिया होगा ना, उसमें पुलिस वाला वर्दी डाल के बात नहीं कर सकता उसके साथ।
सिविल कपड़ों में वो हर थाने में एक अफसर अपॉइंटेड होता है, चाइल्ड प्रोटेक्शन अफसर। सिविल कपड़ों में उससे बात होगी, उसको अरेस्ट नहीं किया जाएगा, उसको जेल में नहीं डाला जाएगा। अब जल्दी आई थिंक सर अमेंडमेंट आएगी, वो 16 कर रहे हैं ये जब क्रिमिनल है, 18 ज़्यादा है, 16 16 तक बड़े सारे क्रिमिनल है। तो बच्चों को बचाने के लिए ये एक चीज़ कर रहे हैं। कुछ नए ऑफेंसेस आए हैं, ये औरतों के लिए है। फॉल्स प्रॉमिस ऑफ मैरिज। अगर कोई आदमी किसी औरत के साथ ये कह के कि मैं तेरे साथ शादी करूंगा, उसके साथ कुछ गलत करता है, तो वो भी एक ऑफेंस है, बाद में शादी नहीं करता है। अगर आपने सुने होंगे बड़े सारे केसेस ऐसे होते हैं कि किसी औरत को बोला कि भाई आप हम मेरे साथ रहो, मैं आपसे शादी करूंगा, बाद में मुकर गया, तो वो भी इसमें जरूर जुर्म ऐड किया गया है। ठीक है जी, ये और एक बच्चों को इम्प्रूव करना। अगर किसी औरत को बहला कुछ कहा के उसके साथ कुछ गलत किया जाता है, उसको बोला जाता है कि जो नौकरी दे दूंगा जी, खाली शादी नहीं है, नौकरी दे दूंगा, वो भी गलत है, वो भी इसमें एक जुर्म ऐड किया गया है। ठीक है जी। अच्छा, जो ये साइबर ऑफेंसेस है हमारे, जो मोबाइल शोबाइल से जो आप लोग क्राइम होते हैं, कोई फोन आ गया जी, पैसे निकलवा लिए, उनके लिए भी सजाएं बढ़ाई गई है। ठीक है जी। दूसरा, कोर्ट्स में ट्रायल्स को, जो हमारी जो ट्रायल चलता है ना जो हमारा, उसको भी शॉर्टन करने के लिए पहले तो बोला कि 90 दिन में तफ्तीश खत्म कीजिए। उसके बाद कोर्ट्स को भी हिदायत है कि जो ट्रायल चल रहा है जो इस केस का, उसको जल्दी खत्म करना। ठीक है जी। विक्टिम सपोर्ट, ये टेररिज्म वाला मैंने आपको बताया है कि दहशतगर्दी की एक नई सेक्शन ऐड की गई है, और इसमें सजा को बहुत ज्यादा बढ़ा दिया गया है, उम्र कैद तक हो सकती है आपको। ठीक है जी। अच्छा, ये आपको बताया था आपकी सहूलियत के लिए 0 FIR EFIR को कर दिया गया है। अच्छा, एक और था, पहले क्या होता था बड़े सारे केसेस में, अगर कोई आदमी भागा हुआ तो उसके खिलाफ बड़ी बार हम चलान ही पेश नहीं कर पाते, ट्रायल ही शुरू नहीं हो पाता था, मतलब कोर्ट का जो प्रोसेस है ट्रायल का, वो शुरू नहीं हो पाता था। अब क्या है कि अगर कोई आदमी भागा हुआ है, अगर वो नहीं पकड़ में आ रहा, बड़ी बार ऐसा होता है कोई कंट्री से बाहर चला गया, कोई नकली जाली पासपोर्ट बना के भाग गया, कोई ऐसी जगह छिप गया, नहीं पकड़ा जा रहा, तो तब भी उसका ट्रायल जो है वो चलेगा। अब ऐसा नहीं है कि बंदा भाग गया तो वो बोलेगा कि मैं बच गया, मेरा ट्रायल नहीं चला। अब उसका ट्रायल चलता रहेगा, बेशक वो ना ही आए कोर्ट में, बेशक वो भागा है, उसको सजा भी हो जाएगी, और जब वो पकड़ा जाएगा वो जेल में डाला जाएगा। टेररिस्ट एक्ट क्या है सर? मैं हिंदी में बोलता हूँ, फिर मैं उर्दू में समझा दूंगा। A person is said to have committed a terrorist act if he commits any act in India or in any foreign country with the intention to threaten the unity, integrity and security of India. मतलब कोई भी दहशतगर्दाना हरकत जो हिंदुस्तान में, हिंदुस्तान के बाहर की जाए, जिससे हिंदुस्तान को नुकसान हो, कंट्री की सिक्योरिटी को नुकसान हो, और वो किस तरह से की जा सकती है, कोई बॉम्ब यूज करे, कोई एक्सप्लोजिव यूज करे, कोई आग लगाए, कोई किसी को, जिससे कोई मरे या किसी को थोड़ा बहुत भी नुकसान हो, या उसकी जान को खतरा हो, जरूरी है कि उसको मरना चाहिए, उसकी जान को खतरा हो, कोई प्रॉपर्टी का नुकसान हो, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर का नुकसान हो। ऐसा नहीं कि कल को किसी ने बम लगाया तो पुल उड़ा दिया, बोला जी मैंने तो किसी को मारा नहीं, लेकिन वो भी दहशतगर्दाना हरकत है। ठीक है ना? या किसी इस तरह की कोई ऐसी हरकत करना जिससे दो कंट्रियों की लड़ाई लग जाए, या कंट्री में कोई माहौल खराब हो जाए, मतलब बहुत ब्रॉड डेफिनेशन है। इंटरनेट इन्वॉल्वमेंट भी तो है सर, सारा कुछ है। ठीक है जी। या किसी इस तरह की कोई ऐसी हरकत करना जिससे दो कंट्रियों की लड़ाई लग जाए, या कंट्री में कोई माहौल खराब हो जाए, मतलब बहुत ब्रॉड डेफिनेशन है सर। इंटरनेट इन्वॉल्वमेंट भी तो है सर, सारा कुछ है।
whoever attempts to commit an offense liable, देखें सर, सजा देखें सर क्या है, whoever attempts to commit, करने की कोशिश करना या करना, सजाए मौत विदाउट लाइफ पैरोल, पूरी उम्र कभी पैरोल नहीं मिलेगा और 10 लाख रुपए का फाइन, और कम से कम सजा जो इसमें है उम्र कैद, मिनिमम उम्र कैद और मैक्सिमम डेथ पेनल्टी। ये चीज जो पहले थी सर यूएपीए में कवर थी, लेकिन यूएपीए के अलावा भी इसमें भी कवर कर दिया गया है टेररिस्ट एक्ट। आई होप कुछ थोड़ा बहुत समझ आ रहा होगा आपको, बहुत तो नहीं हो रहा। ये मतलब वही कहानियां हैं, रेपिटेशन है कि कंप्लेंट लॉन्च करना आसान है, इन्वेस्टिगेशन टाइमली हो जाएगी, एक और चीज थी, ये है उसके लिए जो हमारे विटनेस आते हैं, जो हमारे गवाह आते हैं, अगर किसी गवाह को डर है कि जनाब मैं गवाही नहीं दूंगा, थाने में नहीं आऊंगा, कोर्ट में नहीं आऊंगा, मुझे खतरा है, तो उसमें कोर्ट की परमिशन के साथ उसकी एक इलेक्ट्रॉनिक वीडियो, उसकी स्टेटमेंट रिकॉर्ड की जा सकती है और वो स्टेटमेंट भी फाइल के साथ लगा के उसकी वीडियो, भाई जनाब ये इसकी स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट कंसिडर की जाए। ये यहाँ जरूरत नहीं आती, कई बार कोई बड़े बड़े हाई प्रोफाइल मर्डर केस हो जाते हैं, गैंगस्टर ने किसी को मार दिया, उसके खिलाफ जो गवाही देता है वो उसको मरवा देता है, तो उसमें उसकी गवाही जो होगी वो उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग हो जाएगी थाने में या उसके घर में बैठे बैठे, और वो वीडियो जो है उसको कोर्ट कंसिडर कर लेगा इस बंदे के खिलाफ। ठीक है जी, ये एक अच्छी चीज है। अच्छा, अभी पुराने कानून में एक चीज थी कि हथकड़ी लगाने पे पाबंदी थोड़ी ज्यादा थी। पुराने कानून में क्या था कि जब तक आपको ये नहीं लगता कि आदमी भाग जाएगा, बड़ा ही एक्सप्लिसिटली नहीं लगता था कि ये भाग जाएगा, तो हथकड़ी पहनाने की इजाजत नहीं थी। बड़ी बार क्या होता था, हमारे साथ ऐसा हुआ है कि हथकड़ी पहना के मुलजिम को कोर्ट में ले गए, मुलजिम खतरनाक है, कोई ड्रग्स बेचने वाला है, कोई और कोई हीनियस क्राइम करने वाला है, तो कोर्ट कहती थी ये इसको हथकड़ी पहना के क्यों लाए। बड़ी बार ऐसा होता था, लेकिन अब नए कानून में ये बोला गया है कि कोई आदमी जो मर्डर में इन्वॉल्व है, रेप में इन्वॉल्व है, एसिड अटैक, एसिड किसी को फेंक देते हैं ना, वो औरतों के ऊपर ज्यादा होता है, एसिड अटैक में कोई इन्वॉल्व है, कोई दहशत गर्दाना हरकत में इन्वॉल्व है, आर्म्स एक्ट के किसी केस में, आर्म्स एक्ट में खाली बंदूक नहीं आती, ये टोका कुल्हाड़ी ये सब आ जाती है, उस तरह में किसी ने किसी को जानलेवा हमला किया वो आदमी, और जो आदमी कोई ऑर्गेनाइज क्राइम या कोई गैंग चला है उनको हथकड़ी पहना सकते हैं। ये अब कानून ने कह दिया कि जो हीनियस नेचर के क्राइम्स हैं उसमें हथकड़ी लगेगी, आप उसमें आप नहीं कह सकते कि मुझे हथकड़ी नहीं लगाओ जनाब। ठीक है जी, एक यूनिट इंडिया ट्रायल मैंने आपको बता दिया था। तो ये शॉर्ट में यही है कि लीगल प्रोविजन जो हमारी है, कानून जो हमारा है, उसमें सख्ती को बढ़ाया गया है, लेकिन सख्ती नॉर्मल आदमी के लिए नहीं है। अगर आप लोग कोई जुर्म नहीं कर रहे, आपके लिए तो अच्छा है कि जुर्म करने वाले को जितनी सख्ती होगी उतना जुर्म कम होगा। नॉर्मल आदमी को कोई परवाह नहीं, नॉर्मल आदमी के लिए सहूलतें बड़ी हैं, जैसे आपने 0 FIR देखा, विटनेस प्रोटेक्शन स्कीम देखी, आप कैमरे में उसकी स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर सकते हैं बंदे की, वीडियोग्राफिक इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस आपका जो है ज्यादा मायने रखता है। अब औरतों के लिए नई नई प्रोविजंस हैं, तो नॉर्मल आदमी के लिए बेनिफिशियल है, बट हाँ जो जुर्म कर रहा है उसके लिए सख्ती बड़ी है, उसके लिए सख्ती बहुत ज्यादा बड़ी है। और फास्टर एंड फेयर जस्टिस का मतलब ये है कि कोशिश ये की गई है कि जो इंसाफ है वो आपको थोड़ा जल्दी मिले और ज्यादा अच्छे तरीके से मिले। ये इन आने वाले जो है कानून है इनका मकसद रहेगा। अगर आप में से कोई आदमी कुछ भी पूछना चाहता है, किसी का कोई डाउट है इसको लेके या इसके अलावा किसी चीज के बारे में, आप प्लीज बता सकते हैं, बोल सकते हैं। ये जो ऑर्गेनाइज क्राइम है ना जी, और टेररिज्म, तो दोनों का कॉलम एक रखा है।
तो जो नहीं अलग अलग है, वो ऐसे बॉक्स में चैप्टर अलग अलग है। सर मतलब मान लो कि अगर जो ऑर्गेनाइज क्राइम कर रहे हैं मतलब गैंगस्टर है, जो गैंग है वो किसी को मर्डर करता है, वो किसी का मर्डर करता है, तो क्या उसका वो यूएपी का जो आपने एक्ट बताया तो वो उस पर नहीं आएगा? देखें तो एक होता है क्राइम अगेंस्ट स्टेट, एक होता है क्राइम अगेंस्ट इंडिविजुअल। जो आपका टेररिज्म आप है ना, वो है अगेंस्ट स्टेट मान के चले आप, वो किसी इंडिविजुअल के लिए नहीं है। अगर देखो, अगर मैं एक टेररिस्ट हूँ, मैं किसी बंदे का मर्डर करता हूँ, मैं इस इंटेंशन से मर्डर कर रहा हूँ कि मैं दहशत गर्द हूँ और मैं दहशत फैलाऊंगा लोगों में कि मैं लोगों को मार रहा हूँ, आजाद कराना चाहता हूँ इस एरिया को, वो हो गया। दूसरा, मेरी आपसे कुछ ज्यादा दुश्मनी है, मैं आपका मर्डर कर देता हूँ, वो क्राइम अगेंस्ट स्टेट नहीं हुआ ना, इसलिए दोनों डिफरेंट है। इंडिविजुअल हो गया। यूएपीए हो गया जहाँ पे आप किसी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, आपका मोटिव है ना, अगर मेरी आपसे ज्यादा दुश्मनी है तो वो दहशत गर्दी नहीं ना, वो मर्डर है, वो पर्सन टू पर्सन हो हाँ, गया। वो क्राइम अगेंस्ट पर्सन है, दैट इज नॉट क्राइम अगेंस्ट स्टेट, जिसमें पूरी स्टेट को फर्क नहीं पड़ रहा है, पूरी जिसे हम कहते हैं वो जो भारत की अखंडता है उसको हम तोड़ नहीं रहे, ठीक है ना, हम कंट्री की यूनिटी को डिस्ट्रॉय नहीं कर रहे, वो हमारा मोटिव नहीं है, ठीक है। इसलिए बड़े सारे लोग कहते हैं ना इस बंदे ने मर्डर किया, उसको यूएपीए लगा दो, ऐसा नहीं होता है। वो क्राइम अगेंस्ट स्टेट है, क्राइम अगेंस्ट इंडिविजुअल है, डेफिनेशन अलग है, पर्पज अलग है। हाँ जी, कोई और कुछ भी पूछना चाहो बच्चों, बच्चों को बच्चों को तो क्वेश्चन पड़े होते हैं यार, पूछ लो कुछ। लेकिन बच्चों के लिए है कि माँ बाप अभी भी जितना चाहे पीट सकते हैं, उसकी अभी भी कोई सजा नहीं है, तो घर से मार पड़ती रहेगी अगर ऐसी हरकतें करोगे। नहीं वो बाहर है ना फॉरेन कंट्रीज में कि वहाँ तो ये अभी मेरे को करने का वो हुआ था, फोन कर रही थी, कहते बच्चों ने मुझे आके बताया कि डांट दिया, खाना नहीं खा रहा है, Mom, why you raising your voice? I call police immediately. कुछ भी, anyone? हाँ जी, हमारे बुजुर्ग या बच्चे कुछ कहने हमारी कुछ बोलना चाहे, कोई डाउट किसी का हो, ठीक है? कुछ पूछना तो नहीं? कंक्लूड करें तो आई थिंक बेसिक आपको चीजें बोलने को तो मैं 2 दिन भी बोलता रहूंगा, लेकिन उतनी चीजें जितनी आपकी काम की आई थिंक आपको बेसिक चीजें थोड़ी बहुत समझ आ गई हो, तो कंक्लूड करें सर? ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। जो पेंशनर बढ़ाए थे यहाँ, जो पेंशन लेने वाले हैं और या दे रहे हैं, वो सभी लोग यहाँ आए हैं, बताया था कि यहाँ बुलाओ उनको, अब वो आए हैं, अब उनके बारे में क्या है चाचा कानून सिखाने बुलाया है पेंशन का मसला दफ्तर जो पेंशन ना इतना खाली कानून ने सीखो नवे कानून आए घंटा ये समझाने होने से धोखा करिए सभी थोड़ी देर के लिए बस खामोश रहे, बस थोड़ा सा वक्त रह गया। हमारा जो मेन प्रोग्राम था वो बड़े खूबसूरत तरीके से पूरा हुआ, आप लोगों ने थोड़ा सब्र भी रखा, शुक्रिया उसके लिए। तो मैं कहानी तो नहीं हूँ कि सदा रह जाऊँ, सर के लिए वर्ड थे 2, लेकिन सर जा रहे हैं, सर 10 मिनट सर के लिए वर्ड्स है कि मैं कहानी तो नहीं हूँ जो सदा रह जाऊँ, मैंने किरदार निभाना है, चले जाना है। इतनी खूबसूरती से इतने 3 डिफिकल्ट लॉज को आप लोगों तक पहुँचाया, हमें भी समझ आई, आपको भी आई होगी। मोटा मोटा ये है कि जब वो पहले लॉज बने आईपीसी या सीआरपीसी या अंग्रेजों के टाइम पे, तब वीडियोग्राफी नहीं थी, फोटोज नहीं थे, अवेयर नहीं थे, इंटरनेट नहीं था, लोगों को समझ नहीं थी। तो टेक्नोलॉजी के वो सारे एस्पेक्ट्स
जो माइनस हो गए उन लॉज को बनाते हुए उनको इसके बीच में डाल के 3 नए लॉ ले आए। ये नए लॉ जो है इसमें टेक्नोलॉजी का बेस्ट यूज है, क्योंकि टेक्नोलॉजी उस टाइम पे नहीं थी जब वो पुराने लॉज बने, इसलिए उनका अमेंड होना बड़ा जरूरी था। और हमारी प्रेजेंट गवर्नमेंट इज वेरी मच कंसर्न अबाउट द जस्टिस, फेयर जस्टिस, फास्ट जस्टिस, तो इसके लिए हम भी शुक्रगुजार हैं अपनी गवर्नमेंट का। तो अब मैं इस खूबसूरत से प्रोग्राम को के लिए दावत दूंगा हमारे एसडीएम सर को, वो ग्रेस करें ओकेजन को, हम लोगों को अपने खूबसूरत अल्फाज से नवाजेंगे। थैंक यू। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ एसडीपीओ थाना मंडी, जो आज के इस प्रोग्राम के रिसोर्स पर्सन भी थे, जिन्होंने आपको बड़े विस्तार के साथ जो क्योंकि आज सारा जो बातचीत हो रही थी क्रिमिनल लॉज पे, जो पहले आईपीसी था, सीआरपीसी था, आपने सुना ही होगा। बहुत सारे यहाँ पे एडवोकेट भी होंगे या सारे पढ़ लिखे लोग भी हैं, ऐसी बात नहीं है। तो उन्हीं कानून को जैसे साहब ने बताया कि उनको ही मर्ज करके नया नाम दे दिया गया और कुछ तरमीम लाई गई जो वक्त की ज़रूरत थी। जैसे सज़ा को बढ़ाया गया, टेक्नोलॉजी का जो है यूज़ जो है उसमें लाया गया। अब सज़ा बढ़ाने का मकसद क्या है? मकसद यही है कि जुर्म जो है वो जो जुर्म पेशावर लोग हैं वो कम से कम पैदा हों सोसाइटी में। तो बहुत बहुत शुक्रिया। जैसा कि आपको मालूम है कि किसी भी सोसाइटी में या कोई भी मुल्क या कोई भी इलाका तरक्की तभी कर सकता है, जैसे साहब ने कहा कि घर की मिसाल दी कि एक घर में जब तक कानून जो बड़ा है उसने कुछ प्रिंसिपल सेट किए होते हैं घर में, तो घर वाले उसको फॉलो नहीं करेंगे तो घर का निज़ाम तहस नहस हो जाता है ना। बीवी कहीं, बच्चे कहीं, तो वो घर जो है वो तरक्की नहीं कर सकता। तो यही असूल जो है ये अप्लाई होता है किसी भी गांव की तरक्की के लिए, किसी की शहर की तरक्की के लिए या किसी भी मुल्क की तरक्की के लिए। हम अगर इमेजिन करें, मिसाल के तौर पर हम कानून को हटा देते हैं, थाना मंडी के डिस्ट्रिक्ट राजौरी की बात करें या जम्मू कश्मीर की बात करें, कानून को हम 1 महीने के लिए हटा देते हैं। मैं आपको यकीन से कहता हूं कि जो हमारे मुल्क ने आज़ादी के बाद जितनी भी तरक्की की है, क्रिमिनल लोग ऐसे हमारे माशरे में हैं, ये सिर्फ कानून ने ही उनको जकड़ा हुआ, डराया हुआ, एक लाइन ड्रा की हुई है कि आप इससे आगे तजावज़ नहीं कर सकते हो। अगर वो लाइन हट जाए तो मैं दावे से कह सकता हूं कि उस इलाका की तरक्की जो है वो तहस नहस हो सकती है कुछ दिनों में, कुछ घंटों में, अगर कानून की बालादस्ती ना हो। तो आज की जो वर्कशॉप थी इसका मकसद यही था। मेरे एक भाई ने यहाँ बताया जी सोशल वेलफेयर वाले पेंशनरों को बुलाया, कोई कह रहा था लम्बादारों को बुलाया। भाई चाहे लम्बादार हो या सोशल वेलफेयर वाले पेंशनर हो या प्रोफेसर साहब हो या एसडीएम साहब हो या एसडीपीओ साहब हो, सबसे पहले हम इस मुल्क के शहरी हैं, बाशिंदे हैं, तो कानून हम पे ये अप्लाई होता है। आपको इसीलिए बुलाया गया है कि आप जाके फर्दर अपने घरों में, अपने मोहल्ले में ये चीज़ें बताएं। वो कहते हैं ना कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो आज की इस वर्कशॉप का मतलब यही है कि आपको बताया भी जाए ताकि आप लोगों को बताएं और लोग जो क्रिमिनल लोग हैं वो डरें, ताकि जुर्म का इर्तिकाब होने से पहले ही जुर्म को वहीं रोका जा सके। एक ये भी कहा जाता है ना कि इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नॉट एन एक्सक्यूज है। कोई बंदा अगर जुर्म कर देता है, कोई भी जुर्म कर देता है, चाहे वो मतलब कॉग्निजेबल ऑफेंस हो या नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस हो, और बाद में जब वो जो कानून की जो